जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम कर रहे हैं एनसीईआरटी पर आधारित भारत एवं विश्व का भूगोल। और ये दोस्तों बुक है दृष्टि आईएएस के द्वारा प्रोवाइड की गई थ्राउट क्वेश्चन की पूरी 4 बुकों की सीरीज है, जिसमें दोस्तों हम हर चैप्टर को अच्छे से कवर कर रहे हैं, जिससे कि आपके सारे एनसीईआरटी के चैप्टर हैं बहुविकल्पीय प्रश्न सारे कवर हो जाएंगे। दोस्तों क्लास को आप एंड तक देखिएगा। अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो आप उनको भी जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, हमने 6 क्लास की एनसीईआरटी को कवर कर लिया है, जिसमें हमने सारे चैप्टर एक एक करके पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों जो आज की क्लास है वो है हमारी 7th क्लास की, जिसमें दोस्तों 7th क्लास में हमने सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण चल रहा है, जिसमें हमने दोस्तों ये 5 चैप्टर कवर कर लिए हैं। 5 चैप्टर ऊपर के कवर कर लिए हैं। जो आज का हमारा चैप्टर है वो है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। और अगला चैप्टर इसी के साथ करेंगे मानवीय पर्यावरण, जिसमें बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार आएंगे। इनमें ये थोड़े थोड़े चैप्टर हैं, इनको भी कवर कर लेंगे। दोनों चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों ये चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। इस चैप्टर को अच्छे से देखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कारकों पर किसी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है। कोई वनस्पति है या पेड़ है, किन कारकों पर उसकी जो है वृद्धि निर्भर करती है। तो दोस्तों उसके लिए तापमान भी आवश्यक है। वृक्ष के लिए दोस्तों नमी भी आवश्यक होती है ज़मीन में। मिट्टी की परत की मोटाई भी आवश्यक होती है दोस्तों। और इसमें वन्य जीवन, दोस्तों वन्य जीवन ये शामिल नहीं होता है। वन्य जीवन शामिल नहीं होता है। वन्य जीवन तो वो होते हैं वन्य जीव जो वन में पाए जाते हैं, वो वन्य जीव हो गए। तो दोस्तों इसमें 1, 2 और 3 पाए जाते हैं। तो आंसर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 तीनों सही है। देखिए दोस्तों इसके बारे में देखिए, वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। किसी भी स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव पाया जाता है। याद रखिएगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो वनस्पतियों में भी बदलाव आएगा, क्योंकि वहाँ पर ठंड बढ़ती जाती है, तापमान गिरता जाता है। देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों पहला कथन है, ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात हो रही है, तो ये दोस्तों भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, उष्णकटिबंध के पास। तो पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर, इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष भर यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। दोस्तों ये भी विशेषता ठीक है इसकी, उष्णकटिबंधीय की। तीसरा है इसमें, इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यहाँ के वन बहुत ही बड़े ऊंचे होते हैं, यहाँ पर इनका प्रकाश नहीं पहुंच पाता। तो ये भी ठीक है। अगला है, इन वनों के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां पूरी तरह गिरा देते हैं। दोस्तों ये वाला गलत है। क्यों? ये एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, यहाँ पर पत्ते झड़ते रहते हैं और आते रहते हैं। तो चौथा गलत हो जाएगा। 1 और 2 3 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 और तीनों सही हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए इसके बारे में, चूंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती। या दूसरे शब्द में यह भी कह सकते हैं कि इन वन क्षेत्रों में वृक्षों की बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं एवं ये अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इस कारण से वन सदा हरे भरे दिखाई देते हैं। एनाकोंडा विश्व के सबसे बड़े सांपों में से एक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। जो एनाकोंडा ये विश्व के सबसे बड़े सांपों में से एक है और ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। देखिए, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े
लंग्स ऑफ द अर्थ की तरह प्रतीत होते हैं। आमतौर पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में रोजवुड, आबनूस, महोगनी जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन से कथन सत्य हैं। दोस्तों 2 कथन दे रखे हैं, देखते हैं पहला कथन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कैसे होते हैं? मानसूनी वन होते हैं। ये वाला सही है। दूसरा है, इन वनों के वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। दोस्तों ये भी सही है। दोनों सही हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। देखिए इनके बारे में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष साल, सागवान और नीम तथा शीशम के हैं। देखिए अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन है दोस्तों, उपयुक्त कथन किस प्रकार के वनों की विशेषताओं को बताते हैं? ये वन किस प्रकार के वनों की विशेषता बता रहे हैं? देखिए ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। दोस्तों मध्य अक्षांश की बात हो रही है। मध्य अक्षांश का मतलब हो गया यहाँ पर दोस्तों, याद रखेंगे 65 डिग्री की बात हो रही है, 50 डिग्री के ऊपर यहाँ पर बात हो रही है 45 की लगभग। तो दोस्तों ये है कि ये वन सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। इन वनों में दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये किस प्रकार की विशेषता है? तो यह है शीतोष्ण सदाबहार वन की विशेषता। ऑप्शन बी राइट होगा, शीतोष्ण सदाबहार वन। देखिए अगला प्रश्न, शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। एकदम सही है। इस प्रकार के वन अधिकांशतः उत्तर पूर्वी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। दोस्तों ये भी सही है। तीसरा है, इस प्रकार के वनों के वृक्ष अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देते हैं। दोस्तों ये भी सही है। जब इसमें तीनों सही हो गए तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए आगे इसके बारे में, उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, चिली, न्यूजीलैंड एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं ओस, एस, बीच आदि। फीजेट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? तो किस प्रकार कहते हैं? भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय वन को विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं, याद रखेंगे। देखिए भूमध्य सागरीय वन प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे फल की पैदावार होती है। देखिए अगला प्रश्न है, महाद्वीप के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है? तो महाद्वीप के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाएगी? तो पहला है दोस्तों पश्चिमी भाग में पाई जाएगी और दूसरा यहाँ पाई जाएगी दक्षिण पश्चिमी भाग में, यानी कि दक्षिण की ओर पश्चिमी भाग में और दक्षिण पश्चिमी भाग में। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 और 3। ऑप्शन ए याद हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए राइट है, 1 और 3। देखिए इसके बारे में, महाद्वीप के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिम किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम भूमध्य सागरीय वनस्पति पड़ा।
देखिए अगला प्रश्न है, शंकुधारी वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शंकुधारी वन, दोस्तों शंकुधारी वन अधिकतर ठंडे प्रदेशों में, टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं, याद रखेंगे, तभी ये शंकुधारी होते हैं, जिससे इन पर बर्फ ना रुके। देखिए पहला प्रश्न है, शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांश 50 से 70 डिग्री में पाए जाते हैं। दोस्तों एकदम सही है, मैंने आपको बताया ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों हिमालय काफ़ी ऊंचा है, जहाँ पर ये ठंडा प्रदेश है, तो ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये भी सही है। शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे, कठोर एवं पर्णपाती प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये वाला गलत है। अगला है, शंकुधारी वनों को टैगा भी कहा जाता है। दोस्तों ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें टैगा कहते हैं, ये भी ठीक है। 1, 2 और 4 कथन ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शंकुधारी वनों के संदर्भ में कथन 3 गलत है, जबकि कथन 1, 2 और 4 सही है। शंकुधारी वनों के वृक्ष लंबे, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वनों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है, जो सामान्यतः तथा अखबारी कागज बनाने के काम में आती है। देखिए अगला प्रश्न है, वन एवं उनके वृक्षों के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो इसमें आबनूस और महोगनी पाए जाते हैं। और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में सागवान और साल पाए जाते हैं। और शीतोष्ण पर्णपाती वन में, तो इसमें पाए जाते हैं क्या, ऐस और बीच। और शंकुधारी वन में चीड़ और देवदार के वन पाए जाते हैं, चीड़ और देवदार। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनके मिलान देख लेंगे एक बार। देखिए यहाँ पर इनके मिलान दे रखे हैं, चीड़ देवदार शंकुधारी वन होते हैं, ऐस और बीज ये शीतोष्ण पर्णपाती वन, सागवान और साल ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, आबनूस और महोगनी यह उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय घास के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है कौन से कथन असत्य हैं। देखिए उष्ण कटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं। दोस्तों ये वाला गलत है, क्यों, सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, ये दक्षिण में भी पाए जाते हैं। दूसरा है, उष्ण कटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती है। दोस्तों छोटी नहीं होती है, काफ़ी भी बड़ी भी होती है, दोस्तों ये भी गलत है। तीसरा है, अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्ण कटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है। दोस्तों ये वाला राइट है। देखिए दोस्तों अफ्रीका का जो सवाना घास स्थल है वो जो भूमध्य रेखा है उसके दक्षिण की ओर आ गया, तो ये वाला सही हो जाएगा दोस्तों। यानी कि तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत है। यहाँ पर गलत कथन पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों गलत हैं। देखिए उष्ण कटिबंधीय घास भूमध्य रेखा के किसी भी भाग की तरफ उग जाती है और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक फैली है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। सामान्य रूप से उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न, शीतोष्ण घास स्थल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कथन है, ये घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। ये तो दोस्तों सही है, शीतोष्ण घास स्थल की बात हो रही है, यानी कि ठंडे प्रदेशों में, तो ये दोस्तों मध्य अक्षांशों में पाए जाएंगे। दूसरा है, यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। दोस्तों ये भी सही है। इसमें दोस्तों दोनों कथन सही हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उपयुक्त 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि यहाँ पर सत्य कथन हमसे पूछा हुआ है। देखिए आगे इसकी व्याख्या, उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। शीतोष्ण घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं तथा यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है।
इन प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न, इन क्षेत्रों में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। उपयुक्त विशेषता किस क्षेत्र के संदर्भ में कही गई है? तो दोस्तों ये विशेषता ध्रुवीय क्षेत्र के संदर्भ में कही गई है। किसके क्षेत्र में? ध्रुवीय, क्योंकि ये दोस्तों ठंडे क्षेत्र की विशेषता है और ठंडा क्षेत्र यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र अधिक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या, ऊपर दी गई विशेषताएं ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति के संदर्भ में है। इन वनस्पतियों को टुंड्रा वनस्पति भी कहा जाता है। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। देखिए अगला प्रश्न, नीचे दिए गए घास स्थलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं? दोस्तों उष्ण मतलब गर्म क्षेत्र के उदाहरण हैं। तो पहला तो सवाना, जिसे हमें अभी पढ़ कर आए हैं, दक्षिण अफ्रीका का है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का है सवाना घास, ये हो जाएगा। दूसरा दोस्तों बेल्ट्स, ये बेल्ट्स दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का है। तो दक्षिण अफ्रीका निम्न अक्षांशों पे आ गया, तो यहाँ पर ये ठंडा प्रदेश हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों कंपोस और चौथा है लानोस, ये सभी उष्णकटिबंधीय हैं। तो 1, 3, 4 ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विश्व में उष्णकटिबंधीय घास स्थल के प्रमुख उदाहरण हैं पूर्वी अफ्रीका के सवाना घास स्थल, ब्राज़ील में पाए जाने वाले घास स्थल जिन्हें स्थानीय भाषा में कंपोज कहते हैं, वेनेजुएला के घास स्थल जिन्हें लानोस के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित घास स्थलों में कौन से शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण हैं? कौन से शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण हैं? तो दोस्तों इसमें कौन कौन से उदाहरण हैं? पंपास है, प्रेरी है, बेल्स है, स्टेपी है, डाउन्स है। डाउन्स ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का है और ये बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका का है, और ये दोस्तों प्रेरी और ये स्टेपी, इनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। पंपास दक्षिण अमेरिका का है, प्रेरी ये उत्तरी अमेरिका का है, बेल्ट्स दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका का है, स्टेपी मध्य एशिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है। याद रखेंगे इनके बारे में। दोस्तों यहाँ से हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है, मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। तो देखिए इनके बारे में, मानवीय पर्यावरण एवं बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। तो इसमें पहला प्रश्न है, मानव बस्तियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन बताना है। दोस्तों पहला कथन है, वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। दोस्तों ये तो कथन सही है, जहां पर लोग बसते हैं उसे हम बसाव स्थान कहेंगे। दूसरा है, घने जंगल, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी स्थानीय बस्तियों में रहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी स्थायी बस्तियों में रहते हैं। दोस्तों ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों? ये दोस्तों स्थायी बस्तियों में नहीं रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। पहला सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, केवल एक सत्य है। केवल एक सत्य है, बस्तियां वे स्थान जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं, वे स्थान जहां भवन अपना बस्तियां विकसित होता है उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी है। बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती है। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं, अतः कथन 2 असत्य है। दोस्तों दूसरा प्रश्न इसका, प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? दोस्तों प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं?
तो याद रखना ये दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में और घने जंगली क्षेत्रों में 1 और 4 में पाई जाती है, तो ऑप्शन डी राइट होगा 1 और 4। पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगली क्षेत्रों में प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियाँ। देखिए, ग्रामीण बस्ती सघन एवं प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? यानी कि दोस्तों कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? तो उसे बोलते हैं सबवे। क्या बोलते हैं? सबवे, यानी कि सुरंग की बात हो रही है। देखिए अगला प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। तो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, जलमार्ग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों जलमार्ग की बात करें तो जलमार्ग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो दोस्तों अंतर्देशीय जलमार्ग होता है और एक और प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला कथन देख लेते हैं। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। तो दोस्तों ये बात तो सही है। हम जानते हैं जैसा कि ज़्यादा सामान ढोने के लिए हम जहाज़ों का उपयोग करते हैं, जो दोस्तों जलयान है। दूसरा कथन है दोस्तों, केवल नदियों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। दोस्तों ये वाला गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल शब्द का उपयोग कर दिया गया। केवल नदियों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है, ये गलत है। क्यों दोस्तों? अंतर्देशीय जलमार्ग का उपयोग समुद्र के भी द्वारा होता है। हमें पता है, हम दूसरे देश को जाते हैं जलमार्ग से तो समुद्र के द्वारा भी जा सकते हैं और कहीं कहीं पर नदी के द्वारा जाते हैं, तो इसमें समुद्र और नदी दोनों आ जाएंगे। यहाँ पर केवल शब्द गलत दे दिया गया। पहला सही है, दूसरा गलत है। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। पहला सही, दूसरा गलत, तो केवल एक सत्य है। ऑप्शन ए राइट होगा, केवल एक सत्य है। देखिए इसके बारे में, केवल कथन एक सत्य है। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। जलमार्ग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय एवं समुद्री मार्ग। नौवहन योग्य नदियाँ एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स एवं अफ्रीका में नील नदी। अतः कथन दूसरा गलत हो जाएगा। समुद्री एवं महासागरीय जलमार्ग का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तन से जुड़े होते हैं। पत्तन का मतलब है बंदरगाह। तो दोस्तों आज की क्लास में हमारे 2 चैप्टर तो होते हैं कंप्लीट। जो कल की क्लास होगी, अगली क्लास, उसमें हम करेंगे मानव पर्यावरण, अन्योन क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो अगली क्लास को देखने के लिए इस चैनल पर बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।